नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव की शुरुआत चलिए अब राजधानी लाइव की हम शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। साथ ही नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच भी काफी तीखी नोकझोंक हुई। स्पीकर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी अध्यक्षता के कार्यकाल में केंद्र सरकार द्वारा विधानसभा की कमेटियों का अधिकार छीना गया। सदन में भारी हंगामे के चलते स्पीकर ने अनिल वाजपेयी को मार्शल आउट करने का आदेश दिया। इसी बीच बीजेपी विधायकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंच गए। हंगामे के दौरान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक को औकात में रहने के लिए कहा। ये बात स्पीकर को नागवार गुजरी और इस बात पर स्पीकर ने पूरे दिन के लिए उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन को भी मार्शल आउट करने का आदेश दिया गया। हंगामे से परेशान होकर स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान की हत्या करने पर तुली हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब सदन की समितियों का अधिकार छीना गया तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने इस्तीफा देने का मन बना लिया, लेकिन सभी से चर्चा के बाद आज हम सदन में बैठे हैं। हंगामे के दौरान स्पीकर ने कहा कि मैं विपक्ष को 20 मिनट के अलावा 1 सेकंड भी ज्यादा बोलने का मौका नहीं दूंगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन किस तरह से रहा और क्या कुछ प्रस्ताव पेश किए गए पहले दिन? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र यानी कि पहला दिन जो चालू हुआ था, कहीं ना कहीं उसके लिए पहले ही कहा जा रहा है कि अब जो विपक्ष है वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। उनकी तरफ से रणनीति बनाई गई थी, वही चीज कल देखने को भी मिली। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके अंदर भाजपा के जो नेता थे यानी कि और भी जो बड़े नेता थे, तमाम जो नेता थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। यहाँ तक कि आप शब्द भी बोला गया, जिसकी वजह से स्पीकर ने उनको नोटिस दिया कि आप लोग इस तरीके की कार्रवाई नहीं कीजिए और यहाँ तक कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। मगर फिर भी जो भाजपा के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं आप शब्द का इस्तेमाल करने नजर आए और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उनके ऊपर भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मगर कहीं ना कहीं उसको लेकर जो बवाल हुआ और उसके बाद में स्पीकर ने कह सकते विजेंद्र गुप्ता या फिर और नेताओं को कहीं ना कहीं सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया और जब वो नहीं गए तो मार्शल के द्वारा उनको बाहर भेजा गया। मगर लगातार जिस तरीके की कार्रवाई की गई उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो कह सकते दिल्ली सरकार है या फिर कहें स्पीकर है, उनकी आवाज को दबाने के लिए कोशिश जरूर की जा रही है। और वही चीज स्पीकर के द्वारा भी कही गई कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और स्पीकर के जो अधिकार हैं वो भी छीने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, राकेश अस्थाना को लेकर भी काफी बवाल हुआ पहले दिन, जैसा कि हमने तस्वीरें भी देखी। उनकी नियुक्ति को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करे गए और यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप भी किया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है वो एकदम से इतनी जल्दी चेंज कैसे कर दिए गए, ये सवाल था। और मगर कहीं ना कहीं भाजपा जो थी वो कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आई क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए कि बसों के अंदर कालीबाजारी की गई है, पानी नहीं मिल रहा जनता को, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जवाब भी दिए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। मगर बात करें जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी और उसी वक्त अनिल बैनर्जी यानी ये अनिल कुमार जी जो दिल्ली कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बाहर प्रदर्शन करते रहे और कहीं ना कहीं इसी मुद्दों को दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि भाजपा के जो नेता है उनको भी घेरने की कोशिश की गई और ये भी कहा गया कि लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन के द्वारा ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है। कोरोना काल के अंदर जो स्थिति थी वो भी चौंकाने वाली थी, इसलिए दिल्ली सरकार को निष्क्रिय करना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं जो बाहर प्रदर्शन था और अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष जो आवाज उठा रहा था वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा रहा था। मगर दिल्ली सरकार अपना बचाव करते हुए और लगातार सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करती नजर आई। जी लेकिन राजीव, ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अभी संसद की कार्यवाही भी चल रही है। संसद की कार्यवाही में भी इसी तरह से विपक्षी दल हंगामा कर रही हैं। जब वो हंगामा जायज हो सकता है तो दिल्ली विधानसभा में जब मुख्य विपक्षी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है तो वो लोकतंत्र की हत्या कैसे हुआ? हम देख रहे हैं संसद में राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह किस तरह से हंगामा करते हैं और विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो लगातार सिर्फ हंगामा ही कर रहे हैं। वो जायज लगता है आम आदमी पार्टी को, लेकिन कल दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी ने हंगामा किया तो वो लोकतंत्र की हत्या हो गई।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा की, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम तक जो नेता थे उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आवाज दबाई जा रही है, उनको कहीं ना कहीं बोलने नहीं दिया जाता है, उनके जो कार्य हैं उनको रोका जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। मगर केंद्र सरकार के अंदर की बात करें तो वहां पर भी मानसून सत्र चल रहा है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है या फिर और जो नेता है, चाहे वो सुशील गुप्ता हो या फिर और नेता हो, वो भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने की कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से निभाने की कोशिश भी की। मगर यहाँ पर जब विपक्ष कहीं ना कहीं भाजपा है तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपनाई जा रही है और सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा की या मानसून सत्र की यानी कि केंद्र की, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जा रहे हैं और मगर लगातार सवालों के घेरे में सभी सरकारें घिरती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के मसले पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार घिर रही है। और क्या ये कह देने से कि महामारी एक्ट लागू था और केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी थी, आम आदमी पार्टी अपना पिंड छुड़ा लेगी? ये बड़ा सवाल है। कोरोना में जिस तरह से अव्यवस्थाएं फैली रही, क्या उस पर अब आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़े नहीं होंगे? राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बेशक कोरोना काल के अंदर स्थिति को संभालने की कोशिश की गई थी, मगर वो कितनी कारगर नहीं थी, क्योंकि जब समय था तो उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था और समय रहते हुए बाजारों में सख्ती नहीं बरती थी, जिसकी वजह से जो दूसरी लहर थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी होती नजर आई और घातक भी होती नजर आई। और उसी को लेकर अस्पतालों के अंदर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को संभालनी चाहिए थी, मगर दिल्ली सरकार बार बार ये कहती रही थी कि हमारे पास प्रॉपर इंतजाम है, लगातार बेडों की संख्या कम नहीं है, हर तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। मगर जब स्थिति उनसे बाहर हुई तो कहीं ना कहीं फिर केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ा था और केंद्र सरकार ने ही कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो थी वो केंद्र सरकार की तरफ द्वारा ही पूरी की गई थी। बेडों की संख्या भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर की थी, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की लापरवाही जरूर दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के पहले दिन किस तरह से हंगामा मचा और कई बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि स्पीकर ने दो टूक कह दिया कि मैं विपक्षी जो विधायक हैं उनको ज्यादा देर नहीं बोलने दूंगा। विपक्षी दलों को महज 20 मिनट बोलने का ही समय दिया गया। चलिए अब अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा द्वारा मार्च 2021 में महाराष्ट्र साइबर सेल को दिए गए बयान की कॉपी मिली है। इस बयान में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में शर्लिन भी भागीदार थी। इस बयान में कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं कि किस तरह से कुंद्रा की डर्टी पिक्चर सिर्फ बंगले के अंदर नहीं बल्कि मुंबई के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में भी चलती थी, जिसका खुलासा पुलिस के सामने शर्लिन ने किया था। इस बयान के मुताबिक मुंबई के नामी गिरामी 5 स्टार होटल में अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। इस बयान से एक बात तो साफ हो जाती है कि राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा पहले इस गंदे धंधे में मिलकर काम करते थे, लेकिन पेमेंट इशू और राज कुंद्रा की मनमानियों के से तंग आकर शर्लिन चोपड़ा ने उनके खिलाफ शिकायत को दर्ज करा दिया। इस खबर पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मुंबई की खबर हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, राज कुंद्रा केस में अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है, हम आपसे चाहेंगे। पल्लवी, देखिए जिस तरह से राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में शर्लिन चोपड़ा की अहम भूमिका बताई गई थी, अदा के तमाम सबूत भी मिले हैं, उसको लेकर अब मुंबई की क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल ने उनको समन किया है। आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में कभी भी शर्लिन चोपड़ा प्रॉपर्टी सेल में के दफ्तर में दाखिल होंगी, तमाम जानकारियां देंगी। जिस तरह से उन्होंने साइबर सेल में की कंपनी काम करती है और किस तरह से उन अश्लील फिल्मों को लेकर या अश्लील वीडियो को लेकर उनको इस दलदल में ढकेला गया था, इस तरह की जानकारी उन्होंने दिया था। लेकिन अभी लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं सत्यप्रकाश इस पूरे मामले में, और सवाल ये होता है कि इतना सब कुछ चलता रहा और वाकई में शिल्पा शेट्टी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखिए पल्लवी, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी को बरी नहीं किया है, लिहाजा शिल्पा शेट्टी के ऊपर अभी भी क्राइम ब्रांच का रडार लगातार जारी है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि
शिल्पा शेट्टी को हमने बरी नहीं किया है, हमने मतलब बेगुनाह साबित नहीं किया है, लिहाजा शिल्पा शेट्टी को अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सहयोग करना होगा। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जानकारियां मिल रही है, चाहे वो सलीम चोपड़ा हो, फिर अन्य जो एक्टर्स है जो मामला भी दर्ज करवा चुकी है राज कुंद्रा के खिलाफ, लेकिन जिस तरह से उनके चैट सामने आया, जिस तरह से उनके तमाम दस्तावेज सामने आया, ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है कि सलीम चोपड़ा और राज कुंद्रा के बीच जो डर्टी पिक्चर की कहानी चल रही थी, उसमें बतौर जो है एक भूमिका वाली महिला कह सकते हैं, वो भी शामिल थी, जिसके जरिए जिस तरह से सलीम चोपड़ा नामक ऐप बनाया गया था, उसमें तमाम अश्लील वीडियो अपलोड की जाती थी, उसके जरिए उन्होंने करीब 20 लाख के आसपास कमाया भी पहले वीडियो में। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जानकारी लगातार अब उनके चैट और उनके स्टेटमेंट से मिला है। बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो शूटिंग है वो मुंबई के होटल्स में ही की जाती थी। कई ऐसे 5 स्टार होटल्स के नाम भी सामने आए हैं सत्य प्रकाश। जी पल्लवी, देखिए जिस तरह से सलीम चोपड़ा ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया है कि किस तरह से उनके साथ राज कुंद्रा और उनकी सहयोगी मीता ने काम किया था, लिहाजा जो जानकारियां उन्होंने दी है कि मुंबई के न सिर्फ बंगले में बल्कि 5 स्टार होटलों में शूटिंग होती थी। हालांकि ये जो मनमुटाव हुआ है या टकराव हुआ, वो कहने मुंबई के अंधेरी फौज इलाके वाले होटल में हो शूटिंग के दौरान हुआ है, क्योंकि परमिशन उन्होंने नहीं लिया था, लिहाजा शूटिंग बंद करने की अनुमति जब दी गई उसके बाद जो है इन दोनों में अनबन हुई। हालांकि राज कुंद्रा को उन्होंने मीता की कई बार शिकायत भी की थी कि मीता को समझाइए, मीता के साथ वो काम नहीं करना चाहती, लिहाजा राज कुंद्रा और सलीम चोपड़ा की जो प्राइवेसी थी वो कहीं कहीं खत्म हो रही थी, लिहाजा लगातार सलीम चोपड़ा राज कुंद्रा के ऊपर आरोप लगा रही थी कि आप तुरंत इनको हटाओ, अन्यथा वह उनसे दूर हो जाएंगी। तो इस तरह की लगातार जानकारियां उनके स्टेटमेंट से मिली है, जो अब तक जो है कहीं कहीं अंधेरे में रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महाराष्ट्र साइबर सेल को शर्लिन चोपड़ा की तरफ से शिकायत दी गई थी तो उस समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और आखिर किस तरह की अनबन दोनों के बीच में हुई कि राज कुंद्रा के खिलाफ ही शर्लिन चोपड़ा यहां पर बयान देती हुई नजर आई, और बावजूद इसके महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से कोई कार्रवाई ना होना क्या दर्शा रहा है सत्य प्रकाश? देखिए पल्लवी, सलीम चोपड़ा ने जिस तरह से बयान दिए थे उसके बाद उन्होंने बताया था कि कुंद्रा की होगा, चैट में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और समझ में आ रहा है कि किस तरह से सलीम चोपड़ा और राज कुंद्रा के बीच इस डर्टी पिक्चर की पूरी कहानी रची गई है। न सिर्फ मुंबई के बंगलों में बल्कि तमाम बड़े होटलों में भी इस तरह की कहानी रची गई है, जिसमें स्टेटमेंट में खुद सलीम चोपड़ा ये कह रहे हैं कि अश्लील वीडियो उनके साथ शूट किया जाता था, उसके बाद उनके नाम द्वारा बनाए गए आरएमएस जो उनकी प्राइम कंपनी थी उस पर अपलोड किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी मीता को दी गई थी। तो तमाम जानकारी उन्होंने खुद दिया है, और इस तरह की जानकारियों के अलावा जिस तरह से राज कुंद्रा और सलीम चोपड़ा के बीच अश्लील चैट सामने आए, उससे साफ जाहिर होता है कि राज कुंद्रा ही नहीं बल्कि तमाम लोग हैं जो इस पूरे डर्टी पिक्चर में शामिल थे। महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर ये सवाल है आपसे सत्य प्रकाश, क्या किसी की कोई मिलीभगत भी इसमें सामने आ रही है? देखिए, साइबर सेल जब किसी विषय को मामला दर्ज करती है तो सबसे पहले साइबर सेल को तमाम जानकारियां इकट्ठी करनी होती है, लिहाजा साइबर सेल ने वक्त जरूर लिया, लेकिन क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने पहले कार्रवाई करते हुए राज कुंद्रा के ऊपर शिकंजा कसा। एक बार और बता दें पल्लवी की, जब साइबर सेल राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की तरफ बढ़ रहा था उस दौरान यही सचिन वजह जो अभी जेल में है उन्होंने ही इस बीच बचाव किया था और 25 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी, जिसकी वजह से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी उस वक्त नहीं हुई थी। अब लगातार एक के बाद बड़े अहम खुलासे होते हैं, तो माना जा रहा है कि राज कुंद्रा के अलावा तमाम जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो कहीं कहीं इस डर्टी पिक्चर में शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी लाजमी है। लगातार इस तरह की बिल्कुल सत्य प्रकाश, अब तो साफ तौर पर दिख रहा है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर उपचुनाव की कसौटी पर उतरने वाली है। इस बार 3 विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा के 1 सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों को सहेजने के साथ प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू की जा चुकी है। यद्यपि इन उपचुनावों के परिणाम से न तो बीजेपी की केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है और न ही राज्य सरकार पर, लेकिन है ये महत्वपूर्ण। दरअसल वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की ध्वनि इन उपचुनावों से ही निकलेगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार पर असर न डालने वाले उपचुनाव ज्यादा तनाव देने वाले होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता इन उपचुनावों को गंभीरता से ले और जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। इंदौर से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। क्या कुछ तैयारियां दोनों ही मुख्य पार्टियों के द्वारा प्रदेश में की जा रही हैं? देखिए पल्लवी, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव पर भाजपा की हार के बाद अब जो है मध्य प्रदेश में 2.5 साल बाद अगर बात करें यानी कि 2023 में अब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा निश्चित तौर पर भाजपा की कवायद पूरी तरह से तेज हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां 3 विधानसभा क्षेत्र जो बात करें तो जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। वहीं अगर बात करें खंडवा से बात करें तो खंडवा में लोकसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में भाजपा की तरफ से अब उम्मीदवारों को पड़ताल करना और उसकी कवायद पूरी तरह से तेज हो चुकी है, क्योंकि ये उपचुनाव जो होने हैं निश्चित तौर पर, हालांकि अगर पहले बात करें तो इसके पहले भी भाजपा को मध्य प्रदेश के दमोह उपचुनाव में करारी हार मिली थी, जिसके बाद निश्चित तौर पर भाजपा अब अपनी इच्छा भी सुधारने में लगी हुई है। और भाजपा को निश्चित तौर पर ये चैलेंजिंग उपचुनाव होगा, क्योंकि ये उपचुनाव जीतना ही मध्य प्रदेश सरकार के लिए 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसका भी सफर तय करेगा, जनता का रुख तय करेगा। क्योंकि अगर सबसे पहले पल्लवी अगर बात करें तो वर्ष 2018 की बात करें तो क्योंकि भाजपा को करारी हार मिल चुकी है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है। और अगर कांग्रेस की बात की करें, कांग्रेस में जो बगावत हुई थी उसकी वजह से भाजपा ने सत्ता हासिल की थी। और जो 28 उपचुनाव विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव हुए तो उनमें से 19 विधानसभा उपचुनावों पर भाजपा ने अपना दबदबा जो है एक बार फिर उस पर कब्जा जमी किया था। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो दमोह उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली थी, जिसके बाद अब अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री जो है शिव प्रकाश है, उनकी भी मध्य प्रदेश में अब जो है दखल अंदाजी देखी जा रही है, लगातार उनकी सक्रियता देखी जा रही है। जो उम्मीदवार हैं, जो वहां का जनता का फीडबैक है, वो तमाम चीजें अब देखी जा रही हैं, ताकि जो ये विधानसभा और लोकसभा के जो उपचुनाव होने हैं भाजपा पे, तो कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने में भाजपा पूरी जोर कोशिश करेगी। क्योंकि 2.5 वर्ष बाद अगर बात करें तो एक बार फिर विधानसभा और 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा निश्चित तौर पर पूरी सक्रियता के साथ बढ़ने में लगी हुई है। क्योंकि अगर इसके पहले की बात करें पल्लवी, तो इसके पहले भी 2 सीटों पर अगर बात करें तो 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा अभी भी था इन सीटों पर। वहीं अगर बात करें जोबट पे बात करें और रैगांव पर बात करें तो वहां पर कांग्रेस का कब्जा पहले था। तो निश्चित तौर पर दोनों ही सीट पर, अगर 2 सीटों पर बात करें तो भाजपा का कब्जा था, 2 सीटों पर बात करें तो कांग्रेस का कब्जा था। और ऐसे में अब विधानसभा और लोकसभा दोनों ही उपचुनाव यानी कि 4 सीटों पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं कुल मिलाकर। तो भाजपा की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। जो कई संगठन के मंत्री हैं या फिर संगठन के जो नेता हैं, वो लगातार अब जो है मध्य प्रदेश में उनकी सक्रियता देखी जा रही है, पूरी तरह से दखल अंदाजी देखी जा रही है। कोरोना काल में तमाम जो समीक्षा बैठक है वो ली जा रही है। वहीं जनता का अगर फीडबैक की बात करें तो वो भी लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। उपचुनावों के मद्देनजर अब तमाम कवायदें शुरू की जा रही हैं। चलिए अब अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक हुई थी, तो तालमेल बिठाकर काम करने को लेकर दोनों के बीच खिंचाव जग जाहिर हो गया। वैसे तो सिद्धू ने अध्यक्ष बनने से पहले ही विधायकों, मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें
बातें शुरू कर दी थी, लेकिन विधिवत पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री से बैठक करना कहीं ना कहीं यह संकेत भी देता है कि नए अध्यक्ष को यह एहसास है कि अगर साथ मिलकर नहीं चले तो पार्टी हाईकमान ने उनसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं वह पूरी होना मुश्किल होगा। सिद्धू ने पद संभालते ही यह ऐलान किया था कि वह हाईकमान की ओर से दिए गए 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करेंगे। एजेंडे में वही वादे हैं जो कांग्रेस ने पिछले चुनाव के वक्त किए थे। इसी कड़ी में आज सिद्धू पंजाब के 3 जिलों के प्रोमिनेंट मंत्री और एमएलए से मीटिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और रोपड़ के विधायक शामिल होंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू आज 3 विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं। देखिए 3 विधायक ऐसा सच नहीं, पहले भी देखिए 3 जिलों के प्रधान, हम कहें कि जितने भी सभी जिले के लोग हैं, रोपड़ के होंगे, चाहे फतेहगढ़ साहिब के हो गए या फिर मोहाली के हो गए, इन सभी से मिलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू। इससे पहले आपको बता दो कि प्रधान बनते ही सबसे पहले लुधियाना गए थे, वहां सबसे मुलाकात की थी। उसके बाद कल जलंधर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जाके, लोकल जिले लेवल पे जाके सबसे बात करना चाहते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। इससे पहले अगर आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे, वहां पे उन्होंने 5 पॉइंट्स पकड़ा के आए थे, जिसमें से एक पॉइंट अगर हम कहें तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रिलीज कर दिया है कि जितने भी बिजली कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उनको रद्द करने की बात कही गई थी, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं मान लिया और उस पर सीधे तौर पर कह दिया कि उन्हें रद्द किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहां नवजोत सिंह सिद्धू अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनका साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर अब ये मीटिंग जो बुलाई गई है, देख सकते हैं कि फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और मोहाली के सभी अगर हम कहें कि प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उन सबको बुला के, तो अब ये भी देखना होगा कि देखिए इलेक्शन में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है और आगे बढ़ चढ़ की कोशिश करिए कि जितने वादे इन्होंने पूरे किए हैं उनको हाईलाइट किया जाए और जो वादे रह गए हैं उनको भी लोगों के बीच में ले जाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। क्योंकि ऐसा अगर हम देखें तो अभी कांग्रेस का काफी ज्यादा दबदबा दिखने को मिल रहा है पंजाब में और ऑपोजिशन का इतना अभी इन्फ्लुएंस नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो फूट पड़ी थी स्टार्टिंग में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में, जो तनातनी देखने को मिली थी, उसका जरूर नेगेटिव इफेक्ट कांग्रेस को दिखा था। तो अब उसे कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू खत्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगी अमित, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच, यहाँ मैं सीएम और नवजोत सिद्धू की बात कर रही हूँ, उसके बाद जो लेटर दिया था सीएम की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को, वो लेटर उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे ये जाहिर होता है कि अभी भी सब कुछ उतना ठीक नहीं है जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह की जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो ऐसे जग जाहिर कर देना क्या सही है? देखिए नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं खुद को एज अ पार्टी फेस जरूर देखते हैं, खुद प्रधान बने हैं और कहीं ना कहीं शायद फ्यूचर के लिए भी उन्होंने सोच के रखा है कि लोगों के बीच में उनका इन्फ्लुएंस कम ना हो। तो कहीं ना कहीं वो लेटर, जैसे मीटिंग के बाद लेटर बाहर जारी करना, और अगर आप देखेंगे खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पॉइंट पे काम कर भी दिया है, तो दोनों तरफ से देखिए, क्योंकि दिल्ली भी जा चुके हैं वो, कि दिल्ली भी कल अगर हम कहें कि दिल्ली गए थे, मिलके आए थे परसों, माफ कीजिएगा, तो वो मिलके आए थे, बात हाईलाइट करके आए थे कितना इन्फ्लुएंस देखने मिल रहा है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए अब नवजोत सिंह सिद्धू भले ही पंजाब के प्रधानमंत्रियों पर जवाबदेही अभी भी उनकी कांग्रेस हाईकमान को है, तो अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है या कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होती है, तो नहीं वो जिम्मेदार होंगे। तो वो चीजें जरूर नवजोत सिंह सिद्धू इस चीज को सोच के चल रहे हैं, तभी शायद उन्होंने वो लेटर जैसे मीटिंग के बाद सार्वजनिक कर दिया, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये दिखता रहे कि वो काम कर रहे हैं और लोगों के लिए हित में जो उन्होंने वादे किए वो बार बार हाईलाइट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो हम आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू इस समय फुल एक्शन मोड में हैं। वो लगातार चुनावों के मद्देनजर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में बताया जा रहा है कि फतेहगढ़ साहिब, मोहाली और रोपड़ के विधायक भी शामिल होंगे आज की बैठक में। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।